हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए a की घात n प्लस b की घात n, b की घात n प्लस c की घात n, c की घात n प्लस d की घात n गुणोत्तर श्रेणी में है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि तीन संख्याएं x, y, z ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनके लिए प्रतिबंध यह है कि y की घात 2 बराबर होगा x गुणा z के, अर्थात मध्य पद का वर्ग बराबर होगा प्रथम पद गुणा तृतीय पद के। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है। अब यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन पद यदि हम ले a b c, तो इसके लिए b की घात 2 बराबर होगा a गुणा c के। इसके बाद यदि हम b c d को गुणोत्तर श्रेणी में लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा c की घात 2 बराबर होगा b गुणा d के। तो इसको समीकरण 1 और इसको क्रमशः समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा b की घात 2 गुणा c की घात 2 बाएं पक्ष में और बराबर में आ जाएगा a b c d। अब यहाँ से देखिए एक b से एक b कट जाएगा, एक c से एक c कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा bc बराबर ad। ये एक संबंध प्राप्त होगा bc ad में, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है वह यह है कि a की घात n प्लस b की घात n, b की घात n प्लस c की घात n, c की घात n प्लस d की घात n ये गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनके लिए भी प्रथम पद तथा तृतीय पद का जो गुणनफल होगा वह मध्य पद के वर्ग के बराबर होगा। तो हम सर्वप्रथम यही संबंध लिख लेते हैं, a की घात n प्लस b की घात n का गुणनफल निकालते हैं किसके साथ में, तृतीय पद अर्थात c की घात n गुणा d की घात n के साथ में। अब यदि ये मध्य पद के वर्ग के बराबर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर या ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आइए इनकी गुणा करते हैं। a की घात n की यदि गुणा करें c की घात n से तो अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं इसको ac की घात n, प्राप्त होगा हमें ac की घात n प्लस यदि a की घात n की गुणा करें d की घात n में तो हमें प्राप्त होगा ad की घात n, तो इसको लिख लेंगे ad की संपूर्ण घात n प्लस अब b की घात n की c की घात n से गुणा होगी तो हमें प्राप्त होगा bc की घात n प्लस अब b की घात n की गुणा d की घात n से होगी तो हमें प्राप्त होगा bd की घात n, bd की घात n। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से ac, समीकरण 1 में ac का मान क्या दे रखा है, समीकरण 1 में ac का मान दे रखा है ac का बराबर b की घात 2, तो ac की जगह लिख सकते हैं हम b की घात 2 की संपूर्ण घात n प्लस ad का मान देखिए समीकरण 3 में जो संबंध हमें प्राप्त हुआ था तो ad की जगह लिख सकते हैं bc, तो ad की जगह लिख देंगे bc की घात n प्लस यहाँ पर पहले से ही bc की घात n है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस bd। अब देखिए bd समीकरण 2 में bd किसके बराबर है, c की घात 2 के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं c की घात 2 की संपूर्ण घात n। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं अगर घात का घातांक है, घात में 2 है और उसकी भी घात n है, तो इसको हम बदल के लिख सकते हैं b की घात n की घात 2 प्लस यहाँ पर देखिए bc है, यहाँ पर भी bc है, तो ये एक जैसी संख्याएं हैं, इनको हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 2bc की घात n प्लस और इसी प्रकार यहाँ पर भी परिवर्तित करते तो c की घात n की घात 2। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र बन रहा है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं b की घात n प्लस c की घात n की संपूर्ण घात 2। तो देखिए जब हमने इन दोनों का गुणनफल किया प्रथम पद और तृतीय पद का तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मध्य पद का वर्ग प्राप्त हो गया, b की घात n प्लस c की घात n की घात 2। तो हम ये कह सकते हैं कि a की घात n प्लस b की घात n, b की घात n प्लस c की घात n, c की घात n प्लस d की घात n गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।